हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस हिंदी व्याकरण में हमने विशेषण के बारे में देखा है। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने विशेषण के बारे में देखा है कि विशेषण की परिभाषा, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बात करते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, विशेषण के प्रकार या भेद चार होते हैं। विशेषण के प्रकार या भेद चार होते। कौन कौन से होते जिनको हम विस्तार से एक एक करके देखेंगे। पहला जो प्रकार है वो है गुणवाचक विशेषण और आगे है। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यानी चार प्रकार के विशेषण होते हैं। इन चारों प्रकारों के जो विशेषण है इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला हमारा जो विशेषण था वो था गुणवाचक विशेषण। तो इसके नाम से इसके अंदर गुणा शब्द आ रहा है। ठीक है, गुणवाचक यानी गुण, इसके अंदर जो सारे जो गुण है वो काउंट किए जाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि सारे गुण ही काउंट किए जाएंगे, गुणों के साथ में और भी चीजें हैं वो इसके अंदर आएगी। कौन कौन सी आएगी वो हम अभी देख लेते हैं। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण है उसमें लिखा है जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु, कौन सी होगी, व्यक्ति होगा वस्तु होगा, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम में हम पढ़ते आए, क्या पढ़ा, वही चीजें पढ़ी है हमने कि भाई संज्ञा के अंदर नाम आ रहे थे और सर्वनाम के अंदर है ना वही नाम थे जो बार बार ना आए, उसके लिए हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। फिर अब जो विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण क्या काम कर रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे। तो विशेषता बताएंगे तो गुणवाचक विशेषण क्या आ गया, व्यक्ति और वस्तु वही रहेगी। उसके क्या होगा, गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए। यानी ये सारी चीजें गुणवाचक विशेषण के अंदर ये सारी चीजें आएगी। इन चीजों का हमारे को आभास होगा तो वो सारी चीजें हम किसमें काउंट करेंगे, गुणवाचक विशेषण के अंदर काउंट करेंगे। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, उदाहरण में एक दिया सुंदर आदमी, दूसरा दिया लाल रंग, तीसरा दिया पुराना मकान। ठीक है, अब एक तो जैसे यहां पर नाम होता आदमी। अब आदमी क्या हुआ, आदमी एक संज्ञा है, आदमी एक संज्ञा है। आदमी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुरूप भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, सारे होते हैं। ठीक है, छोटा आदमी भी होता है, बड़ा आदमी भी होता है, तो आदमी बहुत सारे होते हैं। इसलिए ये एक जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द है या जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके आगे हमने एक शब्द जोड़ा, एक शब्द जोड़ा, ये सुंदर। ठीक है, आदमी है पर ये सीमित हो गया। अब आदमी क्या है, सीमित हो गया। तो विशेषण क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेष है इसको एक सीमित करते हैं, इनका दायरा। संज्ञा या सर्वनाम इसकी जो व्यापकता है इसको ये सीमित करते हैं, क्योंकि अब सुंदर लगने से आदमी फिक्स हो गए। अब इसके अंदर सिर्फ वही आदमी है जो सुंदर है, सुंदर आदमी कहने का मतलब जो सुंदर है वही आदमी है। इसके अंदर कुरूप आदमी नहीं आएंगे, छोटे आदमी नहीं, बड़े आदमी, जो सुंदर है वही आएंगे। तो उसकी व्यापकता है नहीं, जातिवाचक जो संज्ञा थी उसकी, जो संज्ञा थी उसकी क्या हुई, व्यापकता वो कम हो गई। अब लाल रंग, एक तो सिर्फ होता शब्द रंग, तो रंग जब शब्द होता तो एक जातिवाचक था, इसके अंदर बहुत सारे रंग, काले रंग भी आ सकते हैं, लाल, पीले, गुलाबी, जो भी रंग है सारे आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने लाल शब्द जोड़ दिया तो ये फिक्स हो गया, यानी इसका जो दायरा वो सीमित हो गया। तो विशेषण क्या करते हैं, वह संज्ञा और सर्वनाम की जो व्यापकता उसको कम करते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ लाल रंग आएंगे, अब इसके अंदर सिर्फ क्या आएंगे, लाल रंग ही आएंगे, दूसरे रंग नहीं आएंगे। पुराना मकान, एक तो मकान होता तो जातिवाचक था, पर अब पुराना मकान का मतलब मकान है वो पुराना है, फिक्स हो गया। तो अब समझ में आ गया आपको कि विशेषण है वो शब्दों के आगे भी लगते हैं और पीछे भी लगते हैं, कहीं भी लग सकते हैं, परंतु क्या काम करते हैं, ये संज्ञा और सर्वनाम की जो व्यापकता उसको कम करते हैं, सीमित करते हैं। अब आगे लिखा है पहचान क्या है इनकी, कैसे पहचानेंगे।
भाई अब गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण, तो इनको पहचानेंगे कैसे कि ये गुणवाचक ही है। तो यहाँ पर पहचान दिए, विशेषण की जगह कैसा या कैसी शब्द लगाइए, अगर प्रश्न बनकर उसका सही उत्तर निकलता है तो वह गुणवाचक विशेषण है। यानी अगर उत्तर निकलता है तो वो गुणवाचक विशेषण है। और किससे उत्तर निकलता है? कैसा और कैसी, और शब्द काम में नहीं लेना, सिर्फ कैसा और कैसी ही लेना है। देखिए कैसे, एक बार मैं इसको इरेज करता हूं। अब यहां पर हम लगा के देखते, जैसे मान लीजिए ये आदमी है, इस आदमी के आगे जो सुंदर शब्द है उसको हटाया हमने और लगाया कैसा। भाई जो पुल्लिंग होगा उसके कैसा लगेगा, स्त्रीलिंग होगा उसके कैसी लगेगा। कैसा आदमी, कैसा आदमी। हम कैसे पहचानेंगे कि भाई विशेषण तो लगा हुआ है, आगे विशेषण तो लगा हुआ है, क्योंकि सुंदर है वो आदमी की विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है। पर हमें यह कैसे पता चलेगा कि गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है। तो इसके आगे हमने लगाया कैसा, तो उत्तर हमारे को कैसा आदमी, हमने एक प्रश्न किया तो हमारे सामने उत्तर निकल के आता सुंदर आदमी, सुंदर आदमी। तो सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए रंग, तो शब्द लगाया कैसा रंग, तो उत्तर क्या आया? लाल रंग। उत्तर क्या आया? लाल रंग। वैसे इसके लगाए कैसा मकान, पुराना मकान, उत्तर निकल के आ रहा है। तो कैसा और कैसी से जो भी उत्तर निकल के आएगा, कैसा और कैसी से जो भी उत्तर निकल के आएगा वो सारे शब्द किसके अंदर हम लेंगे? गुणवाचक विशेषणों के अंदर काउंट करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण है उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, बाकी जो चीजें आपकी बची है वो हम आगे ट्यूशन देखेंगे तो वहां पर जो क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, आगे हमारा आया दूसरा प्रकार, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या आएगी? संख्या आएगी, संख्या आएगी। अब कैसी संख्या आएगी वो हम देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध कराए, यानी वो संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं दो प्रकार के? संख्यावाचक। गुणवाचक में प्रकार नहीं बताए, संख्यावाचक है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दो लोग, ये उदाहरण है दो लोग। तो दो लोग का मतलब हो गया कि एक निश्चित बात है, लोग कितने? दो ही है, लोग तो है पर कितने? दो ही है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? कुछ आदमी। अब आदमी है, आदमी के आगे शब्द जुड़ा है कुछ। अब उस कुछ से भाई आदमी, अब हम कैसे पता करें कि भाई आदमी कितने हैं? कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। कुछ का मतलब क्या हुआ? कुछ का मतलब दो भी हो गए, पांच भी हो गई, 10 भी हो गए और 50 भी हो गए, यानी कुछ आदमी थे वहां। तो इसका निश्चित नहीं हो रहा, तो ये अनिश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या। अब आगे हम देखेंगे कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में हम भेद कैसे करेंगे कि ये संख्यावाचक है भाई उसमें भी यही प्रकार होंगे। ठीक है, वो आगे अभी देखेंगे तो वो आपको मैं समझाऊंगा कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में हम भेद है वो कैसे कर पाए। देखो एक बार इसको इरेज करते हैं। यहां पर नोट दिया है, नोट में क्या लिखा है? नोट गिनने योग्य संज्ञाएं आएगी, यानी जिसकी गिनती कर सके, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। भाई गिनती कर सकते हैं, भाई संख्यावाचक है तो संख्यावाचक में वो चीजें आएगी जिसकी गिनती कर सकते हैं। तो जैसे आदमी है, अब आदमी नाम आया तो आदमी की गिनती होती है, एक आदमी, दो आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, ऐसी गिनती करते हैं कि नहीं करते हैं गिनती। तो इसमें गिनती करने वाले चीजें आएंगी। अब जैसे लोग शब्द आया तो लोगों की गिनती होती है कि नहीं होती? भाई 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, इस प्रकार गिनती होती है। तो गिनने वाली चीजें आएगी। निश्चित पूर्णांक, निश्चित पूर्णांक का मतलब आपने गणित पढ़ी होगी, पूर्णांक जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चलती रहती है। अपूर्णांक, अपूर्णांक मतलब 1 से 1/2, 2 से 1/2, पौने 2 रुपए, ये अपूर्णांक है, यानी आधे है। गुणवाचक 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना। प्रत्येक वाचक प्रत्येक बच्चे को 2-2 आम मिले, कितना, कितनी, कितने। ये अनिश्चित कुछ, थोड़ा, बहुत, ये शब्द जुड़े हुए
होंगे। जैसे कुछ आदमी थे, कुछ लोग थे, ठीक है। आगे जैसे बहुत आया है तो बहुत लोग, ठीक है। तो ये से शब्द है वो इसके अंदर काउंट किए जाएंगे हमारे किसमें, जो संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक से नाम से पता चल रहा है कि जैसे परिणामवाचक, सॉरी वो गुणवाचक हमने देखा, तो गुणवाचक में क्या था, कैसा और कैसी लगाकर हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये गुणवाचक है या नहीं है। कैसा और कैसी जो उत्तर निकलेगा तो गुणवाचक होगा। वैसे ही निश्चित और अनिश्चित जो संख्याएं होगी जिसकी गिनती कर सकते हैं, तो गिनने वाली जो सारी चीजें होगी वो हमारे संख्यावाचक विशेषण में काउंट की जाएगी। आगे देखिए 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण इस आगे है इसकी परिभाषा। क्या कह रहा है, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा। विशेष्य कौन है भाई, विशेष्य शब्द दिया यहाँ पर तो हमने पढ़ा है विशेष्य कौन होता है, विशेष्य संज्ञा होता है और सर्वनाम होता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है, विशेष्य होते हैं। हमने शुरुआत में जो क्लास है उसके अंदर बताया था संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा है ना परिणाम का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। इसमें नाप तोल मात्रा जैसे सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर आदि ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। किस जिस प्रकार संख्यावाचक थे निश्चित और अनिश्चित, उसी प्रकार निश्चित और अनिश्चित इसमें होता है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण 2 किलो चीनी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कुछ चीनी, कुछ चीनी। अब देखो उसमें भी ऐसे आ रहा था और इसमें भी कुछ शब्द आ रहा है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। नोट, न गिनने योग्य संज्ञा आएगी, यानी इसके अंदर उसकी गिनती नहीं होगी, उसकी गिनती नहीं होगी। यानी गिनने वाली चीजें वो संख्यावाचक में आएगी और जो न गिनने वाली चीजें वो किस में आएगी, वो हमारी परिमाणवाचक में आएंगी। जिसकी नापतोल हो सके, जिसको तोला जा सके। अब देखिए 2 किलो चीनी, अब चीनी को हम ऐसे तो गिनते हैं या तोलते हैं, वह चीनी को हम ऐसे के 1 चीनी 2 चीनी 3 चीनी 5 चीनी ऐसे नहीं करते। चीनी का हम तोलते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो। तो तुलना तोलने वाली जो चीजें हैं। दूसरी बात कुछ चीनी, तो ये वो तोलने वाली चीजें। अब जैसे नाप करते हैं, किसी भी चीज का हम नाप करते हैं, 1 मीटर कपड़ा 2 मीटर कपड़ा 5 मीटर कपड़ा, तो वो नाप करते हैं तो वो क्या है, किसमें आएगी, परिमाणवाचक में आएगी। नाप तोल वाली चीजें परिमाणवाचक में आएगी और गिनने वाली चीजें वो किसमें आएगी, संख्यावाचक में आएगी। तो ये जो माइनर सा जो अंतर है ये आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देते हैं और वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और जल्दी में हम गलत करके आ जाते हैं। देखने में सरल लगते हैं पर वो गलत हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया है, भाई अपनी बहन के लिए 5 मीटर कपड़ा लाया। अब देखिए 5 मीटर कपड़ा लाया, परिमाणवाचक नाम दिया। अब भाई अपनी बहन के लिए 5 कपड़े लाया। अब देखो क्वेश्चन को समझना कैसे, ये संख्यावाचक। अब नाम यहां ही कपड़ा आया और यहीं कपड़ा आया है, नाम दोनों में कपड़ा शब्द आया है। अब इस कपड़े को एक जगह परिमाणवाचक में लिया और एक जगह संख्यावाचक में लिया। अब कंफ्यूजन यहां पैदा होता है कि कैसे हम, तो देखिए भाई अपनी बहन के लिए 5 मीटर कपड़ा लाया, तो 5 मीटर का मतलब है उसको नाप के लेके आया, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, यानी इसका नाप किया है। तो जब नाप किया तो परिमाणवाचक है, नाप किया तो परिमाणवाचक है। और यह भाई अपनी बहन के लिए 5 कपड़े लाया, 5 कपड़े का मतलब जैसे मान लिया 5 सलवार सूट लेके आया, तो वहां नाप के नहीं लेके आया, वो नाप के लेके नहीं आया, जैसे 1 2 3 4 5 गिन के लेके आया। तो यहां पर गिनती हुई है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, यहां गिनती हुई है और यहां पर नाप के लाया है। तो जहां गिनती होती है वो संख्यावाचक होगा। शब्द जैसे कपड़ा आया है पर कपड़े से हमें मतलब नहीं है। आपके दिमाग में ये सेट हो रखा है कि कपड़े कपड़े तो हम नापते हैं, कपड़े तो हमें नापते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहां ध्यान रखने की चीजें। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे 1 कटोरी चीनी, ये 1 कटोरी चीनी दो, यह संख्यावाचक है। अब क्यों है, मुझे 1 कटोरी चीनी दो। अब हम जैसे
तोलते हैं भाई 1 किलो 2 किलो ऐसे तोलते हैं तब तो ठीक है चीनी को, पर ये कहा मुझे 1 कटोरी चीनी दो, तो कटोरियों को क्या करते हैं, गिनते। पुराने टाइम में ऐसे होता था, जैसे मान लिया बोरियों में धान को इकट्ठा किया जाता है ना, तो पुराने टाइम में जो हमारे तो बर्तन होते हैं, जैसे पिप्पा बोलते हैं जो तेल का आता है, वो पिप्पा भर के उसके अंदर डाल दिया जाता था बोरी के अंदर, तो उसमें गिनती होती थी 1 पिप्पा 2 पिप्पा 3 पिप्पा 4 पिप्पा। तो ऐसे गिनती करते थे, जो तेल के पिप्पे आते हैं ना वो, तो वो गिनती करते हैं, वो गिनती करते हैं तब क्या हुआ, वो संख्यावाचक में हुआ। अब आप सोच लो कि धान को तो हम तोलते हैं, पर वहां पर तोला नहीं है हमने, जहां तोलते हैं तो उस पर्सन की प्रकृति को देखकर आपको समझना पड़ेगा कि पर्सन कहना क्या चाह रहा है। तो मुझे 1 कटोरी चीनी दीजिए, तो हम 1 कटोरी 2 कटोरी, अब कटोरी छोटी भी हो सकती है भाई, एक तो मान लिया कि 100 ग्राम की कटोरी हो, थोड़ी बड़ी हो तो 200 ग्राम की हो सकती है, थोड़ी बड़ी हो तो 500 ग्राम की भी हो सकती है, तो उसका फिक्स एक तोलने वाला नाप नहीं है, हमने उसको कटोरी के हिसाब से भाई गिनती की है उसकी, 1 कटोरी 2 कटोरी 5 कटोरी। अब जैसे मान लिया 5 कटोरी, अब आपसे बोली 5 कटोरी चीनी कितनी हुई, अगर वो 100 ग्राम की तो 500 ग्राम हुई, और अगर वो 500 ग्राम की है तो वो क्या है, ज्यादा हो जाएगी भाई, 2.5 किलो चीनी हो गई। तो यही है बस, तो आपको उस पर्सन को देख के समझना पड़ेगा। दूसरा देखिए, कक्षा कक्ष में कुछ बच्चे हैं, अब बच्चे बच्चे को गिनती करते हैं या तोलते हैं, तो बच्चों की गिनती होती है, तो अनिश्चित संख्या है। अब कुछ नाम आया है, कुछ नाम आए तो अनिश्चित है, तो कक्षा कक्ष में कुछ बच्चे का मतलब 2 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं, तो अनिश्चित संख्या, उन्हें एक एक पुस्तक दीजिए, ये निश्चित संख्या हो गई भाई, उन्हें एक एक पुस्तक दीजिए। एक एक पुस्तक का मतलब है कि बच्चे जितने, जैसे 5 बच्चे तो 5 पुस्तक देनी पड़ेगी, 10 बच्चे तो 10 पुस्तक देनी पड़ेगी, तो ये निश्चित हो गई, एक एक पुस्तक दीजिए, हम गिनती करके देंगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार, तो ये निश्चित संख्या हो गई। तो आप समझ रहे होंगे उन उदाहरणों से अच्छे से। आगे जो उदाहरण है वो दे रखा, आज का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या है, डिग्रियां है, इसको हम क्या है, नाप करते हैं, तो ये निश्चित संख्या हुई, फिक्स 48 फिक्स हो गया है भाई, आज का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है, तो ये परिमाण तो है पर ये निश्चित है, निश्चित है। देखिए 2 4 पुस्तकें, दो अनिश्चित संख्या, अब 2 4 पुस्तकों का मतलब क्या हुआ, या तो 2 दें 4 दें, या 2 और 4 6 हो गई, तो ये फिक्स नहीं हो रहा है कि 2 देनी है 4 देनी है, या 2 4 को मिलाकर 6 देनी है, तो अनिश्चित संख्या, क्योंकि संख्या कब है, पुस्तकों को हम गिनती करते हैं, तो इसलिए संख्या में आएगा। आगे 10 लोगों ने मिलकर उसे पीटा, निश्चित संख्या है, 10 लोगों ने, 10 लोगों का मतलब है कि 10 लोग फिक्स थे, 10 लोग फिक्स थे, तो 10 लोगों ने मिलकर उसे पीटा, तो ये निश्चित संख्या हो गई, फिक्स हो गया, 10 ही लोग थे। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि निश्चित जो अनिश्चित संख्या है वो हम संख्यावाचक में कहा लेंगे, और परिमाण के अंदर निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक जो विशेषण है इनके बारे में आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्त को जरूर शेयर करें। आगे देखिए, आगे हमारा 4 नंबर जो विशेषण है, जो इस क्लास का लास्ट विशेषण है, क्या कह रहा है, सार्वनामिक विशेषण। तो हमने सर्वनाम पढ़ा है, सर्वनाम पढ़ा है भाई, सर्वनाम तो पढ़ के आए हम, संज्ञा के बाद में हमने सर्वनाम पढ़ा था, तो सर्वनाम पढ़ा है। अब देखो कि भाई अकेला टॉपिक हम क्लियर नहीं कर सकते, जब आपस में जुड़े हुए हैं भाई सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण कब समझ में आएगा, जब हमने सर्वनाम को पढ़ा है तभी आएगा समझ में, पहले आपको पता ही नहीं चलता कि सर्वनाम क्या होते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण क्या करोगे, तो सर्वनाम हम पढ़ के आएंगे, संज्ञा के स्थान पे जो काम में आने वाले थे वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण थे। अगर आपने सार्वनामिक विशेषण नहीं पढ़ा है तो वो जो क्लास है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर पहले वो क्लासें भी देख लीजिए। कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, आपको अच्छा फायदा होगा। इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है, क्योंकि ये सर्वनाम से बनी हुई है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है, सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो परिभाषा में कोई लफड़ा नहीं है, यानी सार्वनामिक विशेषण क्या है, सार्वनामिक विशेषण वो सर्वनाम ही है जो संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो विशेषण हो गए, बाकी है तो क्या वो सर्वनाम ही है। अब कैसे विशेषता बताएंगे वो देख लेते हैं। देखिए उदाहरण दिया है,
उसके पास मेरी पुस्तक है, ये सर्वनाम है। उसके शब्द किसके लिए आया है भाई? उसके, वो संज्ञा के स्थान पे, यानी उसके, उसके पास का मतलब हुआ कि कोई दोस्त है। अब मान लिया वो दोस्त है, वो रमेश नाम का है, तो ये ऐसे भी कह सकता था, रमेश के पास मेरी पुस्तक है, रमेश के पास मेरी पुस्तक है। अब वो रमेश की जगह उसके ले लिया, उसके पास मेरी पुस्तक है। अब रमेश की जगह राकेश हो सकता है, श्याम हो सकता है, राम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो क्या है, संज्ञा के स्थान पे काम में आया। तो उसके पास मेरी पुस्तक, या उसके क्या है, वो सर्वनाम का काम कर रहा है। समझ गए? अब देखो नीचे वाला वाक्य, कोई आया था, कोई आया था। अब आया था, कोई आया था, तो कोई आपको मैंने बताया था, कोई या कुछ, कोई या कुछ सर्वनाम है दोनों। तो कोई आया था, कोई आया था का मतलब है कि वहां पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आदमी हो सकता है, औरत हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सर्वनाम है। समझना, उदाहरण को अच्छे से समझने की कोशिश करना, यानी दोनों जगह सर्वनाम काम में लिया है। अब दूसरा वाक्य वो देखिए कि सर्वनाम वो विशेषण का काम कब करेंगे। यहां तक जो सर्वनाम थे, सर्वनाम का जो सर्वनाम है वो विशेषण का काम कब करेंगे। कोई आदमी आया था। अब देखो ये आदमी है, वो यहाँ पर कोई आया था, कहने का मतलब बीच में खाली है, कोई नहीं है। यहाँ पर बीच में कोई आया था, तो कोई भी नहीं है, पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सर्वनाम का काम कर रहा है, क्योंकि संज्ञा गाई पर संज्ञा की जगह काम में आया। पर यहाँ पर आदमी संज्ञा है, आदमी संज्ञा है। तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा कि सर्वनाम उस जगह काम में आएगा कि संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आदमी संज्ञा है और ये कोई है, वो संज्ञा की जगह काम में न आकर एक विशेषण की जगह काम में आया है। कि कोई है वो विशेषण का काम कर रहा है, यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो परिभाषा यही कह रही थी। तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब आपको पता चल गया कि कोई है, वो कोई क्या है, कोई एक सर्वनाम है, परंतु यहाँ पर वो सर्वनाम है वो संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है। और ऊपर वाले 2 नंबर वाले में कोई है, वो एक सर्वनाम का काम कर रहा है। तो समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, थोड़ा मैं यहाँ इरेज करता हूं। आगे वाला क्या कह रहा है, इसको मत फेंको, सर्वनाम। अब इसको, जो इस है ना, वो ये इस, ये क्या है, इसको मत फेंको। अब क्या है, पत्थर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, गेंद हो सकती है। अब इसको मत फेंको, क्या है वो चीज, फिक्स नहीं है। तो इसको यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है। अब नीचे देखो, इस गेंद को मत फेंको। अब वो गेंद है, वो गेंद क्या है, गेंद एक संज्ञा है। गेंद क्या है, कि संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, ये मेरे को आप कमेंट में जरूर बताइए। क्योंकि आपके कमेंट करने से मेरे को भी पता चल रहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप समझ रहे हो। तो कमेंट जरूर करें, यानी गेंद कौन सी संज्ञा है। तो ये देखो, इस गेंद को मत फेंको। तो अब गेंद है वो संज्ञा आ गई, और इस है वो, इस क्या काम कर रहा है, या इस ऊपर वाले में 4 नंबर में इस है वो सर्वनाम का काम कर रहा है। और यहाँ पर इस है वो एक विशेषण का काम कर रहा है, इस गेंद की विशेषता बता रहा है कि गेंद तो है, पर कौन सी है। जैसे मान लिया 2 गेंद, 4 गेंद, 5 गेंद पड़ी है, तो वो जैसे हाथ से इशारा करके बता रहा है कि इस गेंद को मत फेंको। तो कहने का मतलब वो फिक्स गेंद हो गई, उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नहीं समझे हो। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो मेरे को आप कमेंट जरूर। अब मैंने आपको चारों विशेषण बता दिए, गुणवाचक विशेषण बता दिया, संख्यावाचक विशेषण बता दिया, परिमाणवाचक विशेषण बता दिया, और सार्वनामिक विशेषण बता दिया। विशेषण 4 ही प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आप अच्छे से समझ गए भी होंगे। अब आगे देखिए, कुछ चीजें और बाकी रह गई है जो भी देखना जरूरी है। स्थान के आधार पर विशेषणों के प्रकार 2 प्रकार से, और वे, स्थान का मतलब विशेषण आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है। भाई संज्ञा है, उस संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण आगे भी लगता है और संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण बाद में भी लगता है। जैसे मान लिया सुंदर आदमी, या हम ऐसा कहें आदमी सुंदर था, तो भी बात तो वही है। तो उसके आधार पर भी विशेषणों के 2 भाग किए गए, वो देख लेते हैं। पहला जो भाग है वो है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण में क्या होगा, ज्यादा लफड़ा नहीं करना। उद्देश्य विशेषण में विशेषण पहले आएगा और संज्ञा बाद में आएगी। जैसे मान लिया सुंदर
आदमी। बस ये सुंदर आदमी, ये विशेषण पहले लगा है और संज्ञा बाद में, बस यही कह रहा है। उद्देश्य विशेषण में क्या होगा, उद्देश्य विशेषण में विशेषण पहले आएगा और संज्ञा बाद में आएगी, संज्ञा या सर्वनाम हो, ठीक है। तो उद्देश्य विशेषण में विशेषण पहले आएगा। आगे देख ली, आगे हमारा आया विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम पहले आएंगे और विशेषण बाद में आएगा। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, सुंदर लड़का, सुंदर लड़का तो उद्देश्य विशेषण है, क्योंकि सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण है और पहले लगा है, तो पहले जब संज्ञा से या सर्वनाम से पहले लगेगा तो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। और विधेय विशेषण में क्या होगा, जैसे लड़का सुंदर, तो सुंदर आया पर लड़का पहले आया, तो लड़का क्या, लड़का संज्ञा और संज्ञा के बाद में आया विशेषण, तो इसलिए विधेय विशेषण। तो ज्यादा लफड़ा नहीं है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ विशेषण का फर्क है, आगे लगाना है या पीछे लगाना है। आगे लगाएंगे तो उद्देश्य हो जाएगा और पीछे लगाएंगे तो विधेय हो जाएगा। स्थिति क्लियर है, यानी विशेषण के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। इससे आगे है हमारा विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।